नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। खबर आई कि महाराष्ट्र में नंबर बढ़ रहे हैं और कुछ खास जिलों में खास तौर पर सरकार की नजर है। 7 जिले ऐसे हैं जिन पर सरकार चिंता जाहिर कर रही है। उन्हें डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है क्योंकि वहां मामले बढ़ रहे हैं। वहीं खबर यह भी आई कि नागपुर में जब मामले डबल डिजिट में गए तो राज्य के मंत्री ने कहा कि वहां पर थर्ड वेव या तीसरी लहर आ गई है। लेकिन बाद में आपको बता दें कि मुंबई में भी ऐसी ही कुछ बात जो कि वहां की मेयर ने कही थी, बाद में वो उस बयान से पीछे हट गई थी। लेकिन सवाल यही बनता है कि महाराष्ट्र के कुछ जिले क्या वाकई चिंता का विषय हैं? पिछली बार भी हमने तीसरी वेव महाराष्ट्र से उभरती हुई देखी थी, तो इस बार की स्थिति कैसी है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हेमंत देशमुख जुड़ गए, जो कि डीन हैं केईएम अस्पताल से, और डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, जो कि चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट स्टडी मेदांता से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर देशमुख, जिस तरह के बयान आए हैं पिछले कुछ वक्त में नागपुर को लेके मंत्री के, और मुंबई से भी जिस तरह की मेयर का बयान आया था, हालांकि बाद में उन्होंने कहा, बाद में वो अपने बयान से पलट गई थी, लेकिन चिंता, इससे यह पता चलता है कि चिंता बढ़ने लग गई है वहां पर प्रशासन की और सरकार की। बिल्कुल सही कहा आपने। बंबई और महाराष्ट्र में चिंताजनक बात यही होती कि केसेस फिलहाल तो थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरी वेव तो बिल्कुल बंद नहीं हुई थी। दूसरी वेव के जो हम टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं, पूंछ जरा जाड़ी सी थी और लंबी हो गई है। थोड़ा उछाल तो पक्का आ गया है केसेस में, लेकिन नंबर ऑफ जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं अस्पताल में भर्ती होने लायक, वो थोड़े कम है। पिछली वेव के हिसाब से हमारे पास ये उछाल ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बात चिंताजनक हमेशा रहेगी कि अगर ये आगे आने वाले जो भी उत्सव होंगे उसके हिसाब से थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और तीसरी वेव के कारण हमें यही देखना पड़ेगा कि ये जो आंकड़े उछल के आ रहे हैं उससे वहीं तक हम अगर प्रिकॉशन मेजर्स न लगाएं तो काफी बड़ी संख्या में तादाद में क्रिटिकल पेशेंट आने की संभावना है। बिल्कुल, और जैसे कि आपने कहा डॉक्टर साहब कि अब फेस्टिवल सीजन जिसे हम कहते हैं, जब हमारे सारे बड़े त्योहार पास आने लगे हैं तो वो चिंता की बात हो जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, आप क्या मानते हैं, फेस्टिवल सीजन से पहले अगर शायद वैक्सीनेशन में तेजी आ जाती, टीकाकरण रफ्तार थोड़ा तेज रहती, तो शायद बेहतर रहता, क्योंकि जनसंख्या और जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए वहां महाराष्ट्र की जो गति है शायद उतनी अच्छी नहीं कहेंगे। अंजलि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इसको दूसरी वेव की टेल, जैसा कि डॉक्टर देशमुख ने वर्ड यूज किया, जो काफी लंबी हो गई है, उसको दूसरी वेव की टेल कहें या तीसरी वेव की बिगिनिंग कहें। देखिए, ये केवल एक नॉमेनक्लेचर का बात है। सच्चाई ये है कि हमारे सारे प्रयासों के बावजूद नंबर, हमारे देश में कुल संख्या अभी भी, आप देखिए, जब से सेकेंड वेव का अंत हुआ है, या अंत का मतलब एक्टिव केसेस, लार्ज नंबर ऑफ केसेस का अंत हुआ है, सारा टाइम नंबर 40 और 43 हजार पर डे के बीच में हो रहा है। केवल 2 दिन के लिए वो 40 हजार से नीचे गया था, अदरवाइज ये आंकड़ा 40, 41, 42, 43 इसी के आसपास दौड़ रहा है हमारे सारे प्रयासों के बावजूद। और अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है और इसको एकदम से बढ़ने में, जैसे कहते हैं ना, एक चिंगारी कभी भी आग में बदल सकती है। तो मेरे लिए ये बहुत कंसर्न की बात है कि नंबर्स कम क्यों नहीं हो रहे हैं। और टीकाकरण अभियान जरूर मैं जोर लगाऊंगा, उसके साथ साथ मैसिव कैंपेन टू कीप पीपल फ्रॉम कलेक्टिंग इन लार्ज नंबर्स। महाराष्ट्र में भी फेस्टिवल आ रहा है, नॉर्थ में भी बहुत मेजर फेस्टिवल्स अगले 1 महीने 1.5 महीने में आने वाले हैं, जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं। और कुछ ऐसा ही जनवरी फरवरी में भी हुआ था, जिसने सेकेंड वेव को बढ़ावा दिया था। तो मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 महीने बहुत कंसर्न का समय है। और मैं एक होपफुल होने के नाते ये मानता हूं कि अगर हम इस समय एक तरफ टीकाकरण पे पूरा जोर लगाएं
और दूसरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज्यादा से ज्यादा जोर लगा करके अगर लोगों का भीड़ में इकट्ठा होना रोक पाए तो कहीं ना कहीं हम तीसरी वेव को रोकेंगे नहीं तो कम से कम उसकी सिवियरिटी को जरूर कम पाने में सफल होंगे, जो बहुत जरूरी है। अंजलि बिल्कुल, और हमने देखा भी है केरला में ईद और ओणम के बाद जो स्थिति हुई उससे पता चलता है कि अगर आप सख्ती ना बरतें तो क्या नतीजा हो सकता है इन त्योहारों का। वहीं हालांकि गणेश, हाँ जी अंजलि जी, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति यूएस में भी हुई थी। 4 जुलाई को उनका एक इंडिपेंडेंस डे का इक्विवेलेंट होता है और वहां पर भी 4 जुलाई को पूरे देश में मैसिव सेलिब्रेशंस हुए थे और उसके बाद ही उनकी ये करंट वेव वहां शुरू हुई थी। बिल्कुल, और ये बात आप सही कह रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अहम हो जाता है। डॉक्टर देशमुख, हालांकि अब सरकार की तरफ से आने वाली गणेश चतुर्थी का जो आयोजन है उसको लेकर के सख्त प्रोटोकॉल जारी किया गया है, लेकिन अगर हम वेरिएंट्स की बात करें, हमने ये देखा कि जब भी भीड़ हुई वेरिएंट्स बन जाते हैं, तो क्या हमारी चिंता इस वक्त यही रहेगी कि कोई नया वेरिएंट ना आए, क्योंकि अभी स्थिति संभली हुई है, लेकिन शायद यही टाइम होगा फेस्टिवल सीजन का कि अगर कोई नया आना है तो वो इसी वक्त आ सकता है, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी, लोगों की लापरवाही देखी जाएगी। और अभी जीनोम सीक्वेंसिंग क्या कहती है महाराष्ट्र में? अभी के तीसरी लहर बोलो या दूसरी लहर की एंड बोलो, हमारे पास जितने भी वेरिएंट्स आएंगे वो हमेशा वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न ही रहेंगे। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि नए वेरिएंट्स आ गए थे, लेकिन अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो नया वेरिएंट आया है वो अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेबल नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर हम भीड़ देखते हैं त्योहारों के डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं आप? डेल्टा प्लस के बाद वाला जो वेरिएंट आया था, अच्छा, वो काफी हद तक थोड़ी हैरानी कर गया था। लेकिन इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के हिसाब से भी आप कहो तो हमारी वैक्सीन तो काफी इफेक्टिव रहेगी हमेशा के लिए। हमारे पास डेल्टा वेरिएंट के जो काफी कम केसेस आए हैं, लेकिन हम हमेशा यही देखेंगे कि कोविड के वजह से अगर कोई क्रिटिकल बेड ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऑक्यूपेंसी बढ़ जाते हैं, तभी चिंताजनक बात हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो टीकाकरण की रफ्तार है काफी तेज चल रही है। जब तक हम 5 लाख के ऊपर का आंकड़ा भारतवर्ष में अगर नहीं पाते तब तक चिंता वैसे ही, बिल्कुल चिंता बनी रहेगी। डॉक्टर कुमार, ये तो साफ है कि अभी वैक्सीन काम कर रही हैं, भले ही 19-20 का फर्क आ रहा हो उनकी एफिकेसी में, लेकिन काम कर रही हैं हर वेरिएंट के खिलाफ। और ये हम सिर्फ अपने देश में नहीं देख रहे, हम दूसरे देशों में भी इसका हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा है। लेकिन वेरिएंट आपके नजरिए में कितना बड़ा चिंता है? क्योंकि जैसा कह रहे हैं कि अगर लोगों का बाहर आना होता है, लोगों के अंदर लापरवाही आती है, तो वेरिएंट्स कितना बड़ा खतरा बनती हैं किसी भी नई वेव के आने के लिए? अंजलि जी, वेरिएंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि दूसरी लहर को पूरी तरह से वेरिएंट ने ही ड्राइव किया। अगर ये जो वेरिएंट जिसने हमारे देश में दूसरी लहर कॉज की है, अगर ये वेरिएंट नहीं होता, इमेजिन करिए अगर पिछले साल जैसी ही वही कोरोना वायरस होता, तो दूसरी लहर ने जो कहर हमारे देश में ढाया, शायद रियल सिचुएशन उससे कहीं कहीं कम खतरनाक होती। वो फैला जंगल की आग की तरह, क्योंकि ये वेरिएंट था जो हाईली इन्फेक्शियस था, और अब हमने रियलाइज किया है कि उसने डिजीज भी ज्यादा सीवियर कॉज की। तो वेरिएंट कल को कोई नया आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में हम चिंता तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आने से हम रोक नहीं कर सकते। अंजलि, बिल्कुल सही बात आपने कही। और कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि ये जो वक्त होता है जब केस कम है, संक्रमण कम फैला है आपकी कम्युनिटी में, यह वक्त है जब आप जाके अपना टीका लगवाएं, क्योंकि इस वक्त आप ठीक हैं, आपको कुछ वक्त लगेगा इम्यूनिटी बिल्डअप करने में, और अगर खुदा न खास्ता आती है तीसरी वेव तो आप तैयार होंगे अपनी इम्यूनिटी के साथ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद नए सर्वे में कैसे पता चल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में 92% बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में छूट गए हैं पीछे, ये हम आपको बताएंगे।
कोरोना में लंबे अरसे से बंद पड़े स्कूल और उसकी वजह से गरीब परिवारों के प्राथमिक और माध्यमिक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ने वाले असर को लेकर एक स्टडी में यह पता चला है कि ग्रामीण इलाकों में महज 8% बच्चे ही नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। 37% बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। राज्यों ने धीरे धीरे कुछ चुनिंदा क्लासों के लिए स्कूल के दरवाजे खोलने शुरू किए हैं, पर करीब 17 महीनों से तालीम पर ताला है। गरीब परिवारों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में पहली से 8वीं क्लास के बच्चों के बीच किए गए सर्वे में 60% ग्रामीण इलाके और 60% दलित या आदिवासी समुदाय के बच्चे शामिल हैं। आधे सैंपल दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के हैं। ग्रामीण इलाकों में नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले 8%, जबकि शहरी क्षेत्र में 24% बच्चे ही हैं। हमारे सर्वे में 1362 बच्चे और उनके माँ बाप थे जो 15 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के हैं। हमने ये पाया कि लगभग आधों के पास स्मार्टफोन है ही नहीं, तो वो ऑनलाइन शिक्षा में कैसे शामिल होंगे। जिनके पास स्मार्टफोन है हमारे सैंपल में 9%, उनमें से भी केवल 15% ने कहा कि वो नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों इतना कम है? क्योंकि जहाँ फ़ोन है वहाँ पे डेटा की प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे नहीं है डेटा के लिए। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 20 राज्यों ने अब तक कुछ एक कक्षाओं के लिए स्कूल खोले हैं। बाकी बच्चों को लेकर आकलन का दौर अब भी जारी है। तो हम ये नहीं करें कि तुरंत नॉर्मल क्लास हो जाए, ये नहीं करें, लेकिन हम करें कि कम से कम स्कूल जल्दी खोलें। हालात खराब थे तो तकनीक के अलावा कोई दूसरा जरिया भी न था, पर महामारी की मार गरीबों के आज पर भी पड़ी है और उनकी उम्मीदों के कल पर भी। ऑनलाइन पढ़ाई संसाधनों के दम पर टिका है, जिसकी पहुंच में बड़ी आबादी नहीं। लिहाजा हालात का आकलन हो और तालीम का बंदोबस्त। झारखंड से हरिवंश शर्मा के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो बच्चों के लिए बड़ी चिंता की बात है कि स्मार्टफोन नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल जाते जाते आपको याद दिला दें कि आप अगर वक्त मिले और स्लॉट मिले तो अपना टीका जरूर लगवाएं, लेकिन टीका लगाने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखनी है और कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से मानना है, तभी इस संक्रमण को रोका जा सकता है। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।